वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब क्लासरूम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। और बच्चों, आज फिर से हम लोग एक नई क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। आज मैथमेटिक्स की हमारी 4th क्लास है और ये बैच स्पेशली एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के बच्चों के लिए हम लोग स्पेशली इस बैच को हमने शुरू किया है। तो सभी बच्चे एक बार मेरे साथ आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को हमेशा की तरह भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम। चलिए बच्चों, ये देखिए आज का पहला सवाल। देखिए भाई, परसेंटेज का एक बेसिक क्वेश्चन है। 3 मिल्क की बॉटल्स जो कि 1 लीटर, 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर उनकी कैपेसिटी है और इनमें 45%, 50% और 60% उनकी मिल्क की परसेंटेज है। तो आपको बताना है अगर इन तीनों को आपस में मिला देंगे तो मिल्क की परसेंटेज क्या होगी। अब ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल साधारण सा एक क्वेश्चन है। 3 कंटेनर हैं ए, बी और सी। इस कंटेनर में टोटल 1000 मिलीलीटर है, इसमें 750 मिलीलीटर और तीसरे में 650 मिलीलीटर। अब तीनों में मिल्क की परसेंटेज हमें दी हुई है। अब ध्यान देना, अगर आप 1000 में से मिल्क है 45%, तो 1000 का 45 क्या होगा, 450 मिलीलीटर। तो पहले कंटेनर में 450 मिलीलीटर मिल्क है। दूसरे में मिल्क की परसेंटेज है 50%, तो 750 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 375 मिलीलीटर। और तीसरे में मिल्क की परसेंटेज है 60% और 650 का 60% निकालोगे तो ये आएगा 390 मिलीलीटर। अब उसने पूछा है अगर तीनों को आपस में मिला दें, यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 2400। ठीक है ना, 1000, 750 और 650, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये टोटल 2400 लीटर हो जाएगा। और मिल्क को अगर ऐड करते हैं तो मिल्क टोटल आ जाएगा, देखिए 400, 300, 700 और 3000 और 7 और 5 12 और 9 21, यानी कि ये आ जाएगा 1215। ये टोटल आ जाएगा 1215। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यही परसेंटेज आपको निकालना था। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1215 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये 50.625% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो एक बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन था। 3 कंटेनर की टोटल वैल्यू हमें गिवन थी और उसमें से मिल्क का परसेंटेज गिवन था। तीनों में हमने पहले ये निकाल लिया कि मिल्क कितना है, फिर तीनों को ऐड कर दिया, वो हो गई टोटल, और उसमें मिल्क कितना है 1215। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा यहां पर, ठीक है। तो बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट आर 3.2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर इज। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और आप सभी बच्चे ये बात अच्छे से जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, दोनों गिवन है। बेस कितना है 3.2 मीटर और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है बच्चों। सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाएंगे, 100 से डिवाइड करके। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं 0.75 मीटर। अब देखिए दोनों मीटर में आ गए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही एक रूटीन क्वेश्चन था। एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया एक तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड और उस पे बनने वाली हाइट गिवन है तो एरिया लग सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है तो आप हमेशा क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। सपोज एक ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए
S माइनस बी और S माइनस सी, इसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें S क्या होता है बच्चों? तीनों साइड का टोटल, जो कि ट्रायंगल का पेरीमीटर भी होगा और उसका आधा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? सेमी पेरीमीटर या आधा परिमाप। तो ट्रायंगल में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन है तो आप उसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर किसी ट्रायंगल में हमें बेस और हाइट गिवन है तो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये भी ट्रायंगल का एरिया हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% ज्यादा लिखता है कॉस्ट प्राइस से। अब वो कितना डिस्काउंट दे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो? देखिए, सबसे पहले एक दुकानदार क्या करता है, कॉस्ट प्राइस को 30% ज्यादा लिख देता है। यानी अगर उसने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी तो उसने उस पर 30% एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी कि उसने क्या लिख दिया? 130। अब कहता है वो कितने में बेचे कि उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो 130 जिस पे लिखा हुआ है उस पे अगर वो 30 रुपए का डिस्काउंट दे दे तो 100 में बिक जाएगी, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 30 का डिस्काउंट अगर 130 पे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 300/13, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 23.08% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस में 2-3 चीजों का खेल होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, मार्क्ड प्राइस एमपी कितनी है, और फिर डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस। यही छोटा सा चैप्टर है, बस आपको ये 3-4 चीजों को ध्यान से देखना है। तो आसान क्वेश्चन था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 25 डॉक्टर्स कैन डायग्नोस 75 पेशेंट्स इन 5 आवर्स। देखिए ये किसका क्वेश्चन आ गया? एमडीएच फॉर्मूला। एमडीएच फॉर्मूला ये क्या होता है? जब टाइम एंड वर्क चैप्टर का कोई क्वेश्चन 2 हिस्सों में बटा हुआ हो, एक तरफ कुछ आदमी कुछ काम कुछ दिनों में करते हो और दूसरी तरफ कुछ और आदमी कुछ और काम कुछ और दिनों में करते हो, तो वहां पर क्वेश्चन बनता है। तो एक तरफ आपको दिया हुआ है क्या? 25 डॉक्टर 5 दिन में 75 पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब कहता है अगर इफ 5 डॉक्टर्स लीव द जॉब, यानी डॉक्टर 25 की बजाय कितने रह जाएं? 20, और 6 घंटे वो काम करें तो वो कितने पेशेंट को डायग्नोज कर देंगे? यानी यहां पर हमने फॉर्मूला क्या लगाया? M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 अपॉन W2, और W2 हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करिए। पहले 25 से 75 कैंसिल, ये आ गया 3, और ये 5 से ये 20 कैंसिल 4, 6 इंटू 4 हो गया 24, 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा, या W2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, आपको बस पता होना चाहिए। जब टाइम एंड वर्क का कोई सवाल 2 हिस्सों में या 2 पार्ट में हो रहा हो, एक तरफ कुछ आदमी कुछ दिनों में कुछ काम कर रहे हो और दूसरी तरफ कुछ और आदमी कुछ और दिनों में कुछ और काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको कोई एक चीज मिसिंग होगी, वही आपको निकालना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। कुछ बच्चे यहां D का मतलब क्या समझेंगे? डेज, तो डेज भी हो सकता है, और अगर टाइम आपको आवर्स में गिवन है तो आप उसको भी रख सकते हो। हां, अगर दोनों गिवन है, यानी कि दिन भी गिवन है और आवर्स भी गिवन है, तब फॉर्मूला हम लोग ये लगा देते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो ध्यान रखना, जितनी चीजें गिवन है उतना ही फॉर्मूला लगाएंगे। कई बार वर्क भी गिवन नहीं होता तो फॉर्मूला इतना ही लगता है, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। देखिए इनको गुणा करेंगे तो कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद? तो डेसिमल के बाद यहां 3 है, यहां 4 है, तो टोटल 7 आ जाएंगे डेसिमल पॉइंट्स। 7 डेसिमल्स होगा ये आपका आंसर। भाई डेसिमल के बाद अगर पॉइंट के बाद एक डेसिमल है और उसको मल्टीप्लाई किया दूसरे डेसिमल के साथ तो 2 हो जाते हैं, तो 3 और 4 तो टोटल 7 डेसिमल के बाद 7 पॉइंट आएंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आगे चलते हैं।
ए मर्चेंट ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। एक आदमी 20% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पर, और वो 10% का डिस्काउंट और देता है अगर कोई कस्टमर कैश में पे करे। एक कस्टमर ने कैश में पे किया, एमआरपी 5000 है, तो बताओ उसको कितना देना पड़ेगा। देखिए 2 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, और 2 डिस्काउंट जब भी आ जाए तो सबसे पहले आप टोटल डिस्काउंट निकालो, और टोटल डिस्काउंट क्या होता है, A + B - AB/100। तो यहां पर पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 20, दूसरा डिस्काउंट 10, और टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 28% का। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये हो गया 30, 30 में से 2 गया 28। अब 28% का तो बच्चों डिस्काउंट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया व्हाट डज ए कस्टमर पे, एक कस्टमर को देना कितना पड़ेगा। तो अगर 100% एमआरपी है, 28% का डिस्काउंट है, तो कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा, 72%। ये पे करना पड़ेगा किसका, एमआरपी का। एमआरपी है 5000, तो 5000 के 72% पैसे देने हैं। 72 × 5 होता है 360, तो ये 3600 रुपए आपका आंसर आ जाए। तो एक तरीका तो जब भी आपको 2 डिस्काउंट गिवन हो तो सबसे पहले आप निकाल लो कि टोटल डिस्काउंट कितना है। अब डिस्काउंट नहीं निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर दो, ये हो गया इतना हमें पे करना है, और फिर जो एमआरपी है उसका इतने % निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में ऐसे भी निकाल सकते थे, 5000 रुपए किसी चीज का एमआरपी है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा, 80%। उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर को पे करना पड़ेगा 90%, और ये फाइनल पेमेंट आ जाएगी, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं 3600 रुपए। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे वो लगा लेना। बाकी ये फॉर्मूला बहुत काम का है, जब भी 2 डिस्काउंट में टोटल डिस्काउंट बताना होता है तो यही नेट डिस्काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, Q इन 10 डेज। अगर वो ऑल्टरनेट डेज पर काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिए ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, P किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और Q उसी काम को कर सकता है 10 दिनों में। अब 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30, ये हो गया टोटल वर्क। याद रखना टाइम का एलसीएम क्या होता है, वर्क। अब निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, मतलब P एक दिन में 2 काम करता है, 1 डे वर्क, और Q एक दिन में 3 काम करेगा, ये 1 डे वर्क आ गया। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन कौन सा आ जाए, ऑल्टरनेट वाला, टाइम एंड वर्क का अगर ऑल्टरनेट वाला सवाल आ जाए, या ऑल्टरनेट का मतलब होता है जब वो दोनों एक दिन के बाद एक दिन काम करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे, इसको बोला जाता है बारी बारी से काम करना। तो ऐसे में आपको 2 चीजें लिख लेनी है, टाइम और वर्क। ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम भी क्या है, टाइम एंड वर्क। जब भी ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आए तो 2 चीजें लिख लेना, टाइम और वर्क। अब अगर 2 आदमी है तो 2 दिन का काम निकाल लेना, अगर यहां 3 आदमी होते तो 3 दिन का काम निकाल लेते। अब पहले दिन काम करेगा P और दूसरे दिन काम करेगा Q, तो दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 5। भाई ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन में एक ही बंदा काम करेगा, तो पहले दिन P कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है P काम की शुरुआत करेगा, तो P पहले दिन में 2 काम कर लेगा, और Q दूसरे दिन में 3 काम कर लेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 5, और टोटल काम कितना है, 30। क्योंकि अब काम तो ऐसे ही चलेगा, पहले दिन P फिर Q फिर P फिर Q, तो हमने 2 दिन का निकाल लिया शुरू के, क्योंकि आगे वही पैटर्न फॉलो होगा। तो 5 काम करते हैं 2 दिन में, और काम करना है 30, यानी कि काम 6 गुना हो जाएगा, तो टाइम भी 6 गुना लगेगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन में पूरा 20 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आए क्या करना है, एक तरफ लिखेंगे टाइम, एक तरफ लिखेंगे वर्क, और जितने आदमी हैं उतने दिन का काम निकाल लेंगे, फिर काम को काम पे ले जाएंगे, तो टाइम के अकॉर्डिंग निकल जाएगा, क्योंकि जितने गुना काम होगा, काम जितने टाइम्स होगा, टाइम भी उतने ही टाइम लगेगा। अगर हमें दुगना काम करना है तो डबल टाइम लगेगा, अगर 6 गुना काम करना है तो 6 गुना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
ए कॉप सीज अ थीफ। देखिए ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है और ये पेपर में बहुत आता है, चोर पुलिस वाला सवाल। जब भी चोर पुलिस वाला सवाल आए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपको निकालना है चेजिंग टाइम, कि पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। और चेजिंग टाइम क्या होता है, डिस्टेंस यानी उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। जब भी चोर पुलिस वाला सवाल आए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पकड़ने का समय। और वो कैसे निकलेगा, दूरी जो उन दोनों के बीच की दूरी है और साथ में डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, पुलिस वाले की स्पीड में से चोर की स्पीड को माइनस कर देंगे, वही होती है रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में देखो क्या है 120 मीटर और स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो इसका यह मतलब हुआ कि पुलिस वाला चोर को 60 सेकंड्स में पकड़ लेगा। तो ये तो आ गया चेजिंग टाइम, पर चेजिंग टाइम नहीं पूछा, उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ बिफोर द कॉप कैचेज हिम। पुलिस वाला जब तक चोर को पकड़ेगा तो चोर कितनी दूरी कवर करेगा या चोर कितनी दूर भागेगा। तो चोर का डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना भाग पाया। आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, या चोर ने कितनी दूरी कवर की। तो चोर की स्पीड कितनी है 6 और वो भागा कितना है 60 सेकंड, तो 6 × 60 यानी कि 360 मीटर चोर ने दूरी कवर की। तो जब भी चोर पुलिस वाला सवाल आए बिना कुछ सोचे हुए सबसे पहले यह निकालना कि पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा कितनी देर में। टाइम के बाद या तो क्वेश्चन में टाइम ही पूछा जाएगा, नहीं तो दो चीजें और पूछ सकता है कि पुलिस वाला कितनी दूर भागा या चोर कितनी दूर भागा। तो अगर पुलिस वाले का डिस्टेंस पूछेगा तो पुलिस वाले की स्पीड से उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर चोर का डिस्टेंस पूछेगा तो चोर की स्पीड से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का समरी है, सार है। ठीक है ना। टाइम निकालो, फिर जिसका डिस्टेंस पूछा है उसकी स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए नेक्स्ट, ए पुलिस ऑफिसर फॉलोज अ थीफ। अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सबसे पहले निकालेंगे टाइम, 800 मीटर की दूरी है और स्पीड इस बार बच्चों किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। अब स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कैसे, देखो 8 और 7 में कितना गैप हो गया 1, लेकिन ये किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा टाइम। ठीक है ना। टाइम कितना आ गया 160 × 18। अब इसको गुणा मत कीजिए क्योंकि टाइम तो पूछा ही नहीं है। ठीक है ना, इतने सेकंड्स का टाइम आ गया। हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, के पुलिस ऑफिसर कितना भागा। अब पुलिस का डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे पुलिस ऑफिसर की स्पीड, और पुलिस ऑफिसर की स्पीड है 8, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस निकालना है मीटर्स में, तो इसको फिर से किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। ये तो हो गई पुलिस वाले की स्पीड, और टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं जितनी देर में पकड़ा गया 160 × 18, ये टाइम आ गया। 18 से 18 कैंसिल, 8 × 5 40, 40 × 16 64, तो 6400 मीटर्स, ये अपना आंसर आ जाएगा 6400 मीटर। तो एक साथ दो क्वेश्चन आए एक जैसे। उम्मीद है कि अब पूरा कंसेप्ट चोर पुलिस वाला आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है, के की वैल्यू आपको निकालनी है और साथ में कुछ साइंस गिवन है, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है 143 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ जाएगा 11 × k माइनस 3 × 3 हो जाएगा बच्चों 9। नीचे आ जाएगा ये 42 माइनस 35 यानी कि 36 माइनस 35, ये नीचे है 6 का स्क्वायर 36, और ये 7 × 5 35, तो ये आ गया 1 + k² इक्वल्स टू 1। अब यहां से उसको उधर लेके जाओ तो k² + 1, इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -11k और +9 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया k² - 11k
प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से आपको दो फैक्टर सोचने हैं, तो एक फैक्टर होगा k माइनस 10 और एक होगा k माइनस 1। ये आ जाएगी आपकी k की दो वैल्यू आएंगी 1 और 10। अब उसने पूछा है k का मान क्या हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, एक ऑप्शन में दिख रहा है तो यही हम आंसर लगा देंगे, बाकी आंसर 10 भी हो सकता है। तो ये सिंपल क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। आप सभी लोग एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप फैक्टर सोच ले या फिर आप क्या करें, सीधा x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये a b c, और अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है, x की दो वैल्यू आएंगी, इसलिए हमने लिखा प्लस माइनस। तो डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी फैक्टर सोच के भी किया जा सकता है। दोनों में से ये ज्यादातर स्कूल के बच्चे यूज करते हैं। कंपटीशन में कई बार ये वैल्यूज होती है, ये काफी मुश्किल आ जाती है, तो ऐसे में आपको फैक्टर सोचने का, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, आपको सीधा x निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है, x की ये दोनों वैल्यू बड़े आराम से आ जाएंगी। अगर फैक्टर सोचना आसान है तो करना, अदरवाइज इस तरीके से हमेशा आप x की वैल्यू निकालना। जैसे यहां मुझे अगर k की वैल्यू निकालनी है तो a कितना है, 1a है, ये जो -11 है ये b है, और जो 10 है ये c है। तीनों की वैल्यू रखो तो k की दोनों वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The largest distance between any two points on a sphere is 6 units। देखिए एक स्फेयर है, एक गोला है, एक स्फेयर है जिसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, डायमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3। और हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 3 9 चौक 36 पाई। तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन पूछा, बस जल्दबाजी में 6 को रेडियस मत ले लेना। 6 है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि डायमीटर, और डायमीटर की आधी होती है रेडियस। बाकी इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरेज वेट ऑफ 10 वर्कर्स ट्रैवलिंग इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाय 2.8 kg। देखिए 10 लोगों का वजन कितना बढ़ गया, 2.8 kg, ठीक है। इसका मतलब 28 किलो वजन एक्स्ट्रा कहीं से आया। देखिए किसी का वजन, 10 लोगों का वजन बढ़ने का मतलब है एवरेज का बढ़ना। एवरेज कब बढ़ता है, जब एक्स्ट्रा वजन कहीं से आएगा, और कब घटेगा, जब वजन चला जाएगा। तो 10 लोगों को 2.8 kg एक्स्ट्रा मिल गया, इसका मतलब 28 किलो वजन एक्स्ट्रा था, जिसमें से सबको बराबर बराबर 2.8 kg बांट दिया गया, तो 28 किलो एक्स्ट्रा वजन आ गया। और when one of the worker whose weight is 58 kg is replaced by a new worker, एक आदमी चला गया 58 किलो का, ये है जो आदमी चला गया, ओल्ड वर्कर, और हमें निकालना है कि न्यू वर्कर का वेट क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, ओल्ड का वेट और प्लस एक्स्ट्रा वेट, यही नए वाले का वेट होगा। तो आंसर आ जाएगा अपना 86 kg, ठीक है। जब किसी के आने से वजन बढ़ जाए तो कितने किलो एक्स्ट्रा है वो जोड़ देना, और अगर कम हो जाए तो माइनस कर देना। अगर ये होता कि 10 लोगों का वजन 2.8 kg कम हो गया, तो इसका मतलब आने वाले का वजन 28 किलो कम है, और अगर वजन बढ़ गया तो आने वाले का वजन 28 किलो ज्यादा है। किससे, जाने वाले से, और जाने वाले का वजन है 58 प्लस 28 एक्स्ट्रा, तो आने वाले नए बंदे का वजन कितना है, 86 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राम की इनकम है 20,000 और उसका खर्चा है 16,000। अगर इनकम बढ़ जाए 10% और खर्चा बढ़ जाए 15%, तो उसकी सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए बेसिक सा एक सवाल है, इनकम है 20,000 और एक्सपेंडिचर कितना है 16,000। इनकम में वृद्धि हो गई 10% की, तो बच्चों 20,000 का 10% होगा 2,000,
तो उसकी जो नई इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 22,000। और एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है 15% की, तो 16,000 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 16,000 का 10% होगा 1,600 और आधा होगा 800, यानी कि 2,400 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब नया जो एक्सपेंडिचर है वो है 18,240। ठीक है, नहीं ये कुछ गलत आया, 1 मिनट। 16,000 में 10% 1,600 और 2,400 जोड़ेंगे हाँ सॉरी, ये आएगा 18,400, ये आ जाएगा नया एक्सपेंडिचर। अब नई इनकम और नया एक्सपेंडिचर, इन दोनों का गैप क्या होगी? सेविंग, और सेविंग इन दोनों का गैप निकालोगे तो आएगी 3,600, ये है सेविंग्स। और पुरानी सेविंग्स कितनी थी? 4,000। तो पहले 4,000 रुपये बचाता था, अब 3,600 रुपये बचाता है, तो 400 रुपये की कमी आ गई, तो सेविंग 400 रुपये कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो आंसर आएगा डिक्रीज बाय 400। ठीक है, एक आदमी की इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दिया हुआ था, इनकम भी बढ़ गई, खर्चा भी बढ़ गया, तो पूछा है सेविंग में कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, और सेविंग क्या होती है? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। तो ये भी आसान सा एक सवाल है, आगे चलते हैं। 1,20,000 रुपए 1,50,528 हो गए 2 साल में। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 1,20,000, ये प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना है? 1,50,528। अब देखिए जब भी आपको रेट निकालना होता है तो टाइम गिवन है 2 साल, तो हम इसका स्क्वायर रूट करके दोनों का रेट निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े नंबर हैं, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं रेशियो में। देखिए मुझे दिख रहा है कि ये 4 से कैंसिल हो रहा है, जैसे करेंगे तो यहां आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 4 × 12 और 30, 4 × 7 28, फिर इंटू 6 24, 4 × 12 और 2, ये फिर 4 से कैंसिल हो रहा है, ये जाएगा 4 × 7 7500 और ये आएगा 9 36 4 0 8 9408, फिर से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 35 4 8 32 3 0 7 1875 और ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 × 12 5 और 2, अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 625 और ये आ गया 784। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल और अमाउंट बहुत ज्यादा बड़े दिए हुए हों तो आप उनका रेशियो निकाल लेना। अब देखिए 625 रुपए प्रिंसिपल है और वो 784 रुपए हो गया 2 साल में, तो यहां से रेट क्या हो जाएगा? इनका स्क्वायर रूट। याद रखना अगर टाइम 2 साल है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर देना? स्क्वायर रूट। अगर टाइम 3 साल होता तो क्यूब रूट, और अगर टाइम 4 साल होता तो फोर्थ रूट, वहां से रेट निकल जाएगा। कैसे? देखिए स्क्वायर रूट करेंगे दोनों का, क्योंकि टाइम कितना है? 2 साल, टाइम 2 साल है इसीलिए स्क्वायर रूट किया, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 28। ठीक है, अब 25 से 28 3 रुपए ब्याज मिला 25 पे, यही रेट होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में खाली रेट पूछा होता तो ये अपना आंसर आ जाता, 3 × 4 12%, ये रेट आ गया। लेकिन क्वेश्चन में खाली रेट नहीं पूछा हुआ, अभी क्वेश्चन आगे भी है, पर पहले मैंने आपको यह समझाया कि अगर ब्याज के सवाल में आपको प्रिंसिपल गिवन है और अमाउंट गिवन है तो टाइम 2 साल है, उन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, पर स्क्वायर रूट करने से पहले उन्हें छोटा कर लेना। अब प्रिंसिपल 25 से हो गया 28, तो 3 रुपए ब्याज मिला 25 पे, तो रेट कितना आ गया? 12%। अब आपको निकालना है अगर अमाउंट है 3,51,232 तो प्रिंसिपल क्या होगा, और आप जानते ही हैं अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 और इसकी पावर टाइम। अब अमाउंट हमें गिवन है कितना? 3,51,232, प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको गिवन है 12% या 3/25, तो यहां से आ जाएगा 28/25 की पावर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप आंसर निकालना,
इसका आंसर आएगा 2,50,000। आपको सॉल्व क्या करना है, 3,51,232 गुणा 25 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 15,625, और 28 का क्यूब नीचे आ जाएगा, ये होता है 21,952। इसे आपको सॉल्व करके प्रिंसिपल निकालना है जो कि 2.5 लाख रुपए आएगा। और ये कैलकुलेशन आप मुझे करके बताएंगे, क्योंकि अब केवल कैंसिल करना रह गया है। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। 2 बातें इस क्वेश्चन में खास थी। सबसे पहली, अगर किसी ब्याज के सवाल में आपको प्रिंसिपल यानी कि मूल धनराशि और मिश्र धन यानी कि अमाउंट अगर आपको गिवन है और टाइम 2 साल है, तो दोनों का स्क्वायर रूट करके आप रेट निकाल सकते हो, ब्याज की दर निकाल सकते हो। पर स्क्वायर रूट करने से पहले उनको थोड़ा सा छोटा कर लेना ताकि आपको स्क्वायर्स दिखाई दे जाए। देखो यहां मुझे दिख गए स्क्वायर्स, तो स्क्वायर रूट कर दिया। अगर 3 साल टाइम होता तो क्यूब रूट कर देते। वहां से निकाल लेंगे रेट, रेट निकालने के बाद अमाउंट गिवन है, रेट निकाल चुके हैं, प्रिंसिपल निकालना है, बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे अमाउंट का। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो ऐसा जरूर होगा, तो आप हमेशा तैयार रहें। पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे तो रेडी रहना। 5 क्वेश्चन आपको थोड़े से मुश्किल या कैलकुलेटिव या चैलेंजिंग मिलेंगे, बाकी 15 सवाल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और लगभग हर एग्जाम की यही थ्योरी होती है। 60 to 70% पेपर नॉर्मल होता है और 20 to 30% थोड़ा सा टफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू ने 2 घड़ियां खरीदी और दोनों को सेम प्राइस पे बेच दिया। एक पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ और एक पे 24.2% का प्रॉफिट हुआ, और दोनों प्रॉफिट का जो डिफरेंस है सेलिंग, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज ₹189, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट और 24.2% प्रॉफिट, यानी कि टोटल जो डिफरेंस है वो 4.2% है, और इसी की वजह से 189 रुपए का डिफरेंस आया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 189 डिवाइडेड बाय 4.2, और 100% की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालनी है, पॉइंट हटाएंगे 0, पहले ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 6 और 7 दूनी 14, 7, अब 2 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 9, तो 4500 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी शहर में 30% लोगों को वैक्सीनेट किया गया जून के महीने में, फिर 50% ऑफ द रिमेनिंग उनको जुलाई के महीने में, और फिर 20% ऑफ द रिमेनिंग अगस्त के महीने में, और फिर भी 84,000 लोग बच गए। तो बताओ कि शुरू में कितने लोग थे। देखिए टोटल पॉपुलेशन को अगर मैं x मान लूं तो सबसे पहले कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया, 30% लोगों को, तो बताओ बचे कितने, 70%। अब आप पूछोगे कि मैंने यहां पर 30% क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आखिरी में रिमेनिंग दिया हुआ है। जब किसी क्वेश्चन में रिमेनिंग दिया हो तो आपको रिमेनिंग ही लिखते हुए चलना है। 30% लोग तो वैक्सीनेट हो गए, तो बचे कितने हैं, 70%। उसके बाद 50% लोग वैक्सीनेट हो गए, बचे कितने, 50%, और फिर 20% लोग वैक्सीनेट हो गए तो कितने बच गए, 80%, और ऐसा करते करते फाइनली कितने लोग बचे, 84,000। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये 0 कैंसिल, ये 50/100 हो जाएगा 1/2, और ये 4/5। अब उधर ले चलते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 84,000 इंटू 10 और 10 ये हो गया 100, और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 4 28। अब 28 का 3 गुना होता है, तो 3000 इंटू 100 यानी कि 3 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब किसी परसेंटेज के सवाल में आपको क्या दिया हो कि शुरू में कोई काम किया गया, फिर बचे हुए का गिवन है, फिर रिमेनिंग गिवन है, और लास्ट में भी रिमेनिंग गिवन है, तो उसमें हम लोग रिमेनिंग परसेंटेज लिखेंगे, जो परसेंटेज हो चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो गिवन होता है वही लिखा जाता है रिमेनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। P और Q किसी काम को करने में 20 दिन ले सकते हैं और Q और R 30 दिन लेते हैं। अगर P की एफिशिएंसी R से डबल है तो Q उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए गिवन है P और Q किसी काम को कर सकते हैं 20 दिनों में मिलकर, और Q और R उसी काम को मिलकर कर सकते हैं 30 दिनों में। तो काम हो जाएगा बच्चों इनका एलसीएम 60। P और Q की एफिशिएंसी आ गई 3 और Q और R की एफिशिएंसी आ गई 2।
अब गिवन है कि P की एफिशिएंसी R से डबल है, यानी R की एफिशिएंसी को अगर 1 मान ले तो P की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, तो यहां से Q की कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि दोनों की मिला के 3 है। अब Q अगर अकेला पूरा काम करे तो 60/1 यानी कि 60 डेज में पूरा काम Q कर लेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है A इंटू डी बराबर B इंटू सी। ठीक है, फोर्थ निकालना है तो ये कौन होगा A, ये B और ये C। तो A की वैल्यू गिवन है 6 इंटू डी इक्वल होगा किसके 10 इंटू 12 के। 6 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा आ गया 30 आंसर। इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। The present population of a town is 95,000. The population increased by 15% in the first year, 20% in the second year, and decreased by 12% in the third year. Find the population of the town after 3 years. देखिए, एक शहर की जनसंख्या कितनी है 95,000। पहले साल ये 15% बढ़ गई तो ये हो जाएगी 115/100। अगले साल 20% बढ़ी तो 120/100, और अगले साल 12% कम हो गई तो 88/100। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, उसके बाद यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब बचा 100, 5 से करेंगे 20 और ये आ गया 23, फिर 5 से करेंगे 4 और यहाँ पर आ जाएगा 19, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 22। अब हमें गुणा करनी है किसकी 19 गुणा 23 इंटू 12 इंटू 22। तो ये आप कैलकुलेट करना, इसका आंसर आएगा 1,15,368। तो बस छोटी सी कैलकुलेशन, और मैंने पहले ही बोला एक आध क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेसिक तरीका मैंने बता दिया। पॉपुलेशन का क्वेश्चन जब भी आ जाए, अगर इंक्रीज हुई तो 100 में जोड़ के लिख देना, अगर डिक्रीज हुई तो 100 में से माइनस करके लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। और चलिए आज का लास्ट सवाल। ए क्लॉथ मर्चेंट बोट 42 शर्ट्स ईच एट ए प्राइस ऑफ 520 रुपीज। ही सोल्ड ईच ऑफ देम 548। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन ईच शर्ट। देखिए कितना आसान सवाल है। एक शर्ट का प्राइस 520 रुपए, ये कॉस्ट प्राइस है, और बेचा कितने में है 548 रुपए में, यही निकालना है। तो 20 और 48 यानी कि उसने 28 रुपए कमाए किस पे 520 पे। 100 पे कितना कमाएगा, यही आंसर होगा। 4 से काट दो 7 13 और ये आ गया 70/13, यानी कि लगभग 5%, 5.3 आंसर आ जाएगा 5.3। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन को 30 से 35 मिनट में खत्म किया जाए और साथ में आपको समझाया भी जाए। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं जिससे आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना हो और आप लोग 30 या 40 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन को समझ पाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ी जल्दबाजी की या मेरा तरीका आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। जिस क्वेश्चन में भी आपको तकलीफ होगी वो क्वेश्चन मैं दोबारा बताऊंगा या उसका कोई और मेथड आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों, थोड़ी सी स्पीड हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है। तो अगर यहां पर हम लोग क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के जैसी, तभी एग्जामिनेशन वाले दिन हम 100% कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसीलिए कोशिश करना कि हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी निकालें। हाँ, मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगा कि आपको कंसेप्ट समझ में ना आए, लेकिन इतना धीरे भी नहीं चलेंगे कि 20 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय लगा दिया। क्योंकि बच्चों 90% जितने भी टीचर्स YouTube पे पढ़ाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन मैंने देखा है कि टीचर्स बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं। देखो, स्लो पढ़ाने से मैंने मान लिया कि आपने बच्चों को समझा दिया, लेकिन बच्चों के अंदर ये आदत, ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से जल्दी कैसे निकालना है। और बच्चा जो है ना, वो टीचर को फॉलो करता है। टीचर जल्दी निकालेगा तभी बच्चे के दिमाग में वो चीज भरेगी कि मुझे भी जल्दी निकालने की कोशिश कर रही है। तो बच्चों, मेरा एम यही है
कि हम लोग ज्यादा जल्दी भी ना करें लेकिन इतना स्लो भी ना करें कि आपको 20 क्वेश्चन में 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाए। तो हमेशा कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के अंदर मैं ये 20 क्वेश्चन निपटा दूं। और आपको 40 मिनट नहीं, आपको पेपर में 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में करने की कोशिश करनी है। कोशिश मेरी तरफ से भी पूरी रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके आपको सिखाऊं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट, जय हिंद।